Hello everyone, this is CA Prajakta Munde. All set for the examinations. अभी आप लोगों की तैयारियां एकदम जोर शोर से चल रही होंगी. December 20 अटेम्प्ट आने वाला है. Can understand this feeling very well. So as you all know, आज से हम लोग हमारी क्रैश बैच शुरू कर रहे हैं for taxation CS executive. December 20 अटेम्प्ट both DT and IDT, जिसमें हम 45 डेज में पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं along with mock tests एंड MCQ बुकलेट्स, जिसके थ्रू आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करे जाएंगे ताकि आप सॉल्व कर सकें रेगुलर टाइम टू टाइम. इस बैच से रिलेटेड पूरी डिटेल्स मैंने इसी चैनल पर आप लोगों से शेयर करी थी. अगर आप लोगों ने नहीं व्यू करी है तो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप लोग देख सकते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग एनी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमको पहले ये समझना जरूरी होता है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए. जब आप एग्जीक्यूटिव में पढ़ते हो सो यू हैव वेरियस डिफरेंट सब्जेक्ट्स, कुछ थ्योरी होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल होते हैं. हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक अलग तरीका होता है. वैसे ही टैक्सेशन एज ए सब्जेक्ट इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स. तो शुरुआत में कोर्स शुरू करने से पहले एक हम माइंडसेट बनाएंगे, एक स्ट्रैटेजी समझेंगे कि टैक्स पढ़ने का सही तरीका कैसे होता है. अगर टैक्स को एकदम सही तरीके से पढ़ा जाए तो टैक्सेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. सो शुरुआत में हम थोड़ा सा एक डिस्कशन लेंगे कि हाउ डू वी नीड टू स्टडी, व्हाट शुड बी आवर माइंडसेट जब हम टैक्स पढ़ रहे हैं तब, और हमारी एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे, किस तरीके की होती है, किस तरीके से हम लोगों को एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर होना है, एंड देन हम लोग हमारा सिलेबस स्टार्ट करेंगे. सो सबसे पहले टैक्सेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का एक बहुत प्रॉपर मिक्स होता है, आप कह सकते हो. क्योंकि नॉर्मली जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं दैट आर आइदर पूरा थ्योरी या फिर पूरा प्रैक्टिकल. टैक्स में ऐसा होता है कि आपके पास थ्योरी पोर्शन भी है और उनका ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है. मतलब आप पहले लॉ समझते हो, प्रोविजन समझते हो, और फिर उन पर आपको पूरे प्रैक्टिकल सॉल्व करने के क्वेश्चंस आते हैं. सो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहली चीज तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को साथ में समझना बहुत जरूरी होता है. स्पेसिफिकली जब हम एग्जीक्यूटिव में होते हैं तब हम लोगों को टैक्स में कभी कभी प्रॉब्लम आती है. सिंपल रीजन, क्योंकि हम एकदम से टैक्स को प्रैक्टिकली एनालाइज नहीं कर पाते हैं. रीजन भी अभी हम लोगों ने प्रैक्टिकली टैक्स को नहीं समझा होता है. जब हम पढ़ेंगे आगे, जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा, मैं आप लोगों को रेलेवेंट पॉइंट्स पर प्रैक्टिकल वर्ल्ड से रिलेटेड एग्जांपल्स देते जाऊंगी जो कि आप लोग इजीली कनेक्ट कर पाओगे. जब आपको समझ में आने लगेगा कि कोई भी प्रोविजन क्यों इनैक्ट किया है, उसके पीछे क्या रीजन है, क्यों ये स्पेसिफिक प्रोविजन डिपार्टमेंट ने लेकर आया, तो ऑटोमेटिकली आपको वो चीज इजीली बनने लगेगी. प्लस आपको उस चीज को याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको वो चीजें समझ में आने लगेंगी तो आप आराम से उन चीजों को कंप्लीट कर पाओगे. अब हमारे सिलेबस में जो हमारा एग्जामिनेशन रहेगा उसमें डीटी और आईडीटी दोनों है, मतलब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों का एक पेपर आएगा हमारा, जो कि पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा. सो अगेन वी नीड टू एनालाइज कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड स्टडीज और ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है. ऑफ कोर्स जब टैक्स ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो हम लोगों को पढ़ना बहुत प्रॉपरली जरूरी है, क्योंकि टैक्स एज सच इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट. तो हम लोगों को ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एग्जैक्टली हमें कहाँ पर हिट करना है, क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर रहे और हम एग्जाम के लिए भी बहुत प्रॉपरली प्रिपेयर कर सकें. सो हम लोग उस हिसाब से ही नोट्स बनाएंगे ताकि आप लोगों को सारी चीजें प्रॉपरली समझ में आए. सो नोट्स विल बी इन फ्लो चार्ट्स या डायग्राम्स, ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के पहले भी, मतलब एग्जाम के पहले भी आपको ज्यादा अलग से कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़े. अब आ जाते हैं हमारे एग्जाम के ऊपर. तो जैसा कि हम लोगों को पता है हमारी एग्जाम पूरी ऑब्जेक्टिव रहेगी. ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस में फर्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आप लोगों को प्रॉपरली उतने ही टाइम में सारी चीजें कंप्लीट करनी होती हैं. प्लस उसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहां पर हम नॉर्मली कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं, वो होता है कि क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ने होते हैं. शुरुआत में ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब हम ये सब चीजें दिमाग में लेकर पढ़ते हैं तो आप ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस वैसे करोगे, पढ़ोगे वैसे, तो आपको एग्जाम के लिए कोई चीज अलग से ध्यान में रखने की जरूरत नहीं होगी. जब हम पढ़ाई उसी तरीके से करते हैं तो हमको एग्जाम में ऐसे कुछ एक्स्ट्रा चीजें ध्यान में नहीं रखनी पड़ती, क्योंकि हम लोग उसके हैबिचुअल हो चुके होते हैं. सो जब आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम सॉल्व करते हो, जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. रीजन बीइंग कि हमारे पास स्टेप मार्किंग वाला ऑप्शन नहीं है, हम हमारे आंसर्स को प्रेजेंट नहीं कर सकते.
और ऑब्जेक्टिव के जो आंसर्स होते हैं वो बनाने वाला इस तरीके से बनाता है कि उसे भी पता होता है बच्चा कहाँ गलती करेगा। मतलब एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल आप लोगों ने पहले भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स दिए होंगे फाउंडेशन लेवल पे वगैरह, तो नॉर्मली ऐसा होता है बहुत बार, आपको भी याद आएगा कि आपका आंसर ऐसे गलत होता है, आपका आंसर गलत आता है बहुत बार, लेकिन हम लोगों का ऑप्शन मैच हो जाता है। मतलब बेसिकली सपोज सही ऑप्शन ए है, आपने कुछ गलती करी है जिसके कारण आपका ऑप्शन बी आ रहा है और आपको आपका आंसर उन ऑप्शंस में दिख जाता है। जब हमको हमारा ऑप्शन दिख जाता है तो हम क्या करते हैं, फटाफट उसको टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर जो आंसर बनाने वाला पर्सन होता है, जो क्वेश्चंस डिजाइन करता है, वो ये सोच समझ के क्वेश्चन डिजाइन करता है कि इस क्वेश्चन में ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो बच्चा कर सकता है, और उस मिस्टेक को करने के बाद जो आंसर आएगा वो वाला आंसर भी आपके ऑप्शंस में होता है। सो होता क्या है, हम लोगों को लगता है कि हमने सब सही करा, हम सही आंसर भी, हमारा आंसर ऑप्शन में मैच हो गया, हम टिक करके आगे बढ़ जाते हैं और वहां पर हमारे साथ हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए। तो पहली चीज जो ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। जो यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे या जो भी आप कहीं से भी और आप सॉल्व करेंगे, तो रेगुलरली जो जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो, दिस इज फॉर एवरी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, नॉट स्पेसिफिकली टैक्स, कोई भी जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, छोटे छोटे पॉइंट्स को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है हमको। और इसी के साथ साथ जो आपके ऑप्शंस हैं, अगर एक बार में आंसर मैच हो जाए तो भी एक बार कोशिश करके हम क्रॉस चेक करके देख लें कि हमारे साथ धोखा तो नहीं हो रहा है बेसिकली। सो जस्ट क्रॉस चेक इट वंस एंड फिर हम आगे बढ़ें तो ज्यादा बेटर रहेगा। सो अब शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात करी कि हमारे सिलेबस में दोनों चीजें हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स पढ़ने के लिए आपको प्रोविजंस को इंटरलिंक करना बहुत जरूरी होता है। डायरेक्ट टैक्स मतलब बेसिकली हमारे सिलेबस में जो है दैट इज इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स में आपके जो प्रोविजंस होते हैं, बहुत बार हमको पढ़ते पढ़ते भी ऐसा लगेगा कि यार ये तो हमने और भी किसी चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ये जो टॉपिक है ये तो हमने पिछले चैप्टर में भी इसके बारे में कुछ सुना था। सो बेसिकली डीटी को पढ़ने का सही तरीका ये होता है कि आप इंटरलिंक करना कोशिश करो कि इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट का अगर इस जगह पर ये इफेक्ट आ रहा है तो दूसरे किसी चैप्टर में क्या इफेक्ट आ सकता है। जब हम उस तरीके से सोचना शुरू करते हैं तो हम लोगों को एग्जाम में तो हेल्प होती ही है, प्लस ये आपको प्रैक्टिकली बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जैसे अब आप आगे प्रैक्टिस में जाते हो या आप आर्टिकलशिप में जाते हो, जो भी आपका आगे लाइफ में आप आगे करेंगे, कहीं ना कहीं अब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड से कनेक्ट होना शुरू कर देंगे। सो यहाँ पर क्या होगा, आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि इस चैप्टर के हिसाब से क्या करना है, आपको आपका माइंड उस तरीके से वर्क करना चाहिए कि इस चैप्टर के हिसाब से अगर ये इम्प्लीकेशन है तो इसी चीज का किसी और पॉइंट पर क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, तो ही आप सामने वाले को प्रॉपरली एडवाइस दे सकते हो, आपके क्लाइंट्स को सही एडवाइस दे सकते हो। सो हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे, जहां जहां पर इंटरलिंकिंग प्रोविजंस होंगे वहां पर मैं आपको प्रॉपरली वो चीज मार्क करवाते जाऊंगी, बोलते जाऊंगी, तो आप वो चीज अलग से नोट करेंगे। ये चीजें जो रहेंगी वो आपको हाईलाइट करनी है आपकी कॉपी में। क्यों हाईलाइट करनी है? ताकि आप लोगों को पता रहे कि इस चैप्टर को सिर्फ, इस पॉइंट को सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, इस चैप्टर में भी डिस्कस किया गया है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमको दोनों चैप्टर्स के एस्पेक्ट्स को सोचना है। बहुत बार हम एक एस्पेक्ट सोचते हैं, दूसरा एस्पेक्ट हमारे दिमाग में एकदम से स्ट्राइक नहीं भी होता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इंटरलिंकिंग। हम नोट्स वैसे ही बनाएंगे, मैं आपको लिखवाते जाऊंगी। तो सपोज जैसे कोई पर्टिकुलर चीज है जो कैपिटल गेन में भी आ रही है और आपके पीजीबीपी हेड में भी आ रही है, बिजनेस हेड में भी आ रही है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं वहां पर आपको बताते जाऊंगी कि मार्क दिस, ये हमने वहां पर भी पढ़ा है, ये हमने यहाँ पर भी पढ़ा है, तो आप लोगों को उसके हिसाब से नोट करते जाना है। इसके साथ साथ जैसे जैसे सिलेबस हमारा आगे बढ़ेगा, ये सब चीजें स्टार्टिंग में इसीलिए क्योंकि आपको उस हिसाब से नोट्स बनाने हैं। कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स रहेंगे जो मैं आपको बताते जाऊंगी जो एकदम एग्जाम के दिन आपको याद रहना जरूरी है, एग्जाम के एकदम पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको रिवाइज करना जरूरी है। तो उनको आपको क्या करना है, कहीं पर अलग से नोट करते जाना है साथ के साथ। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे मैं आपको वैसे भी बताते जाऊंगी कि ये आप स्पेसिफिकली मार्क करके रखो, ये चीज आप स्पेसिफिकली हाईलाइट करके रखो। तो वो आपके नॉर्मल नोट्स में तो रहेगा ही, बट इन चीजों को आपको अलग से कहीं लिख देना है, जैसे कॉपी के ऊपर या कहीं पर, ताकि आप लोगों को एग्जाम के एक दिन पहले भी वो चीज पढ़ने में, रेफर करने में दिक्कत नहीं हो। सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम शुरू करते हैं हम हमारा चैप्टर। शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स से। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सबसे पहले पढ़ने के पहले हमें एक डिफरेंशिएशन करना जरूरी है
कि व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट टैक्स, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझने के पहले टैक्स को समझना जरूरी है। तो थोड़ा थोड़ा सा शॉर्ट में बेसिक से शुरुआत करते जाएंगे ताकि हम लोगों को आगे हायर एप्लीकेशन समझने में आसानी हो। टैक्स का मतलब होता है बेसिकली, हम नॉर्मली डेफिनेशंस तो पढ़ते रहते हैं कि टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट विच इज टेकन बाय द गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट जो टैक्स का पैसा लेती है वो अल्टीमेटली क्यों लेती है? ताकि वो उस अमाउंट से हमारे कंट्री के वेलफेयर के लिए या जो भी सोसाइटी का बेनिफिट है उनके लिए अलग अलग तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए। जब भी किसी भी कंट्री में टैक्स इम्प्लीमेंट किया जाता है या कोई सा भी टैक्स लगाया जाता है तो देयर आर सम बेसिक प्रिंसिपल्स जो आप कह सकते हो जो कि ध्यान में रखे जाने चाहिए। उसी के हिसाब से उस टैक्स को लगाया जाता है, किसी भी कंट्री में उसी हिसाब से वो टैक्स को एप्लीकेबल किया जाता है। सो बेसिकली देयर आर 4 कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। जब ये आप कोई भी टैक्स शुरू कर रहे होते हो, कोई भी कंट्री जब कोई भी टैक्स लगा रही होती है तो इन चीजों को ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखनी चाहिए जब आप टैक्स स्टार्ट कर रहे हो, कोई सा भी टैक्स लगा रहे हो, तो देन इट शुड बी इक्वल। सो कैनन ऑफ इक्वलिटी सबसे फर्स्ट। इक्वलिटी मतलब क्या कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पर्सन पर बहुत ज्यादा बर्डन आ रहा है टैक्स का और किसी पर्सन पे बिल्कुल भी बर्डन नहीं है, भले ही वो दोनों सेम लेवल ऑफ इनकम कमा रहे हो। या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी इनकम कितनी भी है हम तो बराबर ही टैक्स लेंगे। सो देयर शुड बी एन इक्वालिटी, मतलब कि अगर आप ज्यादा कमा रहे हो तो ज्यादा टैक्स दोगे, और अगर दो लोग बराबर कमा रहे हैं तो कोशिश करके हमको ये रूल्स रखने हैं कि दोनों के ऊपर क्या रहे, सिमिलर अमाउंट का टैक्स रहे। दीज आर द जनरल प्रिंसिपल्स विच आर गिवन। नेक्स्ट होता है आपका कैनन ऑफ कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का क्या मतलब होता है कि कन्वीनियंट रहे, मतलब जो भी टैक्स पेयर है या जो भी पर्टिकुलर पर्सन है उसके लिए कन्वीनियंट रहे चीजों को। ऐसा नहीं हो कि उसको पेमेंट करने में बहुत दिक्कत आ रही है या उसको समझने में बहुत दिक्कत आ रही है, जो भी लॉज हैं ये सब है, तो उनको इस तरीके से फ्रेम करना है ताकि वो कन्वीनियंट रहे उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, ताकि वो प्रॉपरली उन टैक्सेस को कैलकुलेट करके और पे कर सके। इसके अलावा होता है आपका कैनन ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब क्या कि इकोनॉमी में आपको इकोनॉमिकली काम करना है, मतलब जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको ये ध्यान में रखना है कि टैक्स कलेक्ट करने की कॉस्ट, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रहेगी टैक्स कलेक्ट करने की, वो उन टैक्स के रेवेन्यू से ज्यादा नहीं हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर टैक्स कलेक्ट तो कम ही कर पाए, वो कलेक्शन करने में खर्चा ही ज्यादा चला गया। एंड लास्टली इट शुड बी क्लैरिटी। एक प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए कैसे करना है, क्या कैलकुलेट करना है, तो फिर ऑटोमेटिकली सारी चीजें प्रॉपरली हो पाएंगी। सो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हर गवर्नमेंट को ध्यान में रखनी होती है जब जब आप कोई भी पर्टिकुलर टैक्स लगाया जाता है तब। अब हम शुरू करते हैं बात कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो 2 तरीके के टैक्सेस नॉर्मली लगाए जाते हैं जो हमारे कंट्री में भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, विच आर डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमें समझना बहुत जरूरी है। नॉर्मली हम लोग जब डेफिनेशन वाइज जाते हैं तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में हम सुनते हैं दैट डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स। बेसिकली हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी हुई होती है कि डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स इन विच द बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स इन विच द बर्डन कैन बी शिफ्टेड। तो हमें बेसिक मतलब तो पता होता है कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसमें आप बर्डन जो होता है टैक्स का बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते हो, यहाँ पर द बर्डन कैन बी शिफ्टेड। लेकिन द पॉइंट इज कि जब हमें टैक्सेस पढ़ने हैं, मतलब हमारे सिलेबस में डायरेक्ट टैक्स भी है और इनडायरेक्ट टैक्स भी है, तो जब हमें ये दोनों चीजें पढ़नी है तब हमें स्पेसिफिकली इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें इनको पढ़ने का उसके हिसाब से प्रॉपरली तरीका समझना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड और बर्डन कैन बी शिफ्टेड, तो मतलब क्या है इस चीज का। सो बेसिकली डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसमें जिस पर्सन की इनकम हो रही है उसी को टैक्स देना होता है। मतलब सपोज मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ और मुझे उससे प्रॉफिट हुआ तो टैक्स कौन देगा? मैं। अगर मैं कोई जॉब कर रही हूँ, मैं वहां से सैलरी कमा रही हूँ, टैक्स कौन देगा? मैं। सो डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स विच इज लेविड डायरेक्टली ऑन द पर्सन हु इज अर्निंग द इनकम। मैं इनकम कमा रही हूँ, मेरे ऊपर टैक्स मुझे देना पड़ेगा, दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, आपका
बर्डन शिफ्ट हो जाता है। मतलब सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें तो आपके ऊपर टैक्स जो लग रहा है वो बर्डन आप किसी और को शिफ्ट कर सकते हो। सो सिंपली हो सकता है ऐसा हो रहा हो कि इनकम कोई और कमा रहा है और अल्टीमेटली टैक्स का बर्डन किसी और पे शिफ्ट हो रहा है। जैसे एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लेके चलें तो हम लोगों ने जीएसटी सुना हुआ है, जीएसटी हमारे सिलेबस में भी है, पता है हमको। अभी कुछ साल पहले ही जीएसटी लगना शुरू हुआ, जिससे पहले दूसरे टैक्सेस लगते थे। सो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, नाम से हमको समझ में आ रहा है कि जब जब आप गुड्स का आदान प्रदान करेंगे या सर्विसेज लेंगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। अब सपोज आप दुकान जाते हो और आप कोई सामान खरीद के लाते हो, तो से फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी सामान खरीदा, कोई प्रोडक्ट खरीदा जिसका वैल्यू थी 200 रुपीज, ठीक है। अगर आप लोगों ने इनवॉइस को ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा तो उसमें आपको दिखा होगा दैट 200 के ऊपर उन्होंने टैक्स चार्ज किया होगा, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स 220 से फॉर एग्जाम्पल। ऐसा कोई ना कोई बिल तो हमने देखा ही होगा। 200 का इनवॉइस, 20 रुपीज का टैक्स, हमने दुकान वाले को कितने का पेमेंट किया, हमने दुकान वाले को पेमेंट किया 220। अब ध्यान से समझना इस चीज को, मैं कस्टमर हूँ, वो दुकान वाला है, मैंने उसको पेमेंट करा 220 रुपए का, जबकि मैंने उससे सामान कितने का खरीदा है, 200 का। अब पहली चीज, 200 का सामान खरीद के 220 मुझे देने पड़ रहे हैं, मेरी जेब से 20 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं। सेकेंड बात, इस ट्रांजैक्शन में पैसा कौन कमा रहा है, मतलब मेरी कमाई हो रही है कि दुकान वाले की कमाई हो रही है। तो टू बी वेरी सिंपल, दुकान वाले की कमाई हो रही है, क्योंकि सेल कौन कर रहा है चीजों को, शॉपकीपर सेल कर रहा है, तो फायदा हो रहा है दुकान वाले का, कमाई हो रही है दुकान वाले की। और टैक्स का बर्डन उसने किसको शिफ्ट कर दिया, टैक्स का बर्डन उसने शिफ्ट कर दिया मेरे ऊपर, जबकि मेरी तो कोई कमाई हो ही नहीं रही है। सो यहाँ पर हमको ये चीज समझ में आती है। तो जब जब आप इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ते हो, तो इनडायरेक्ट टैक्स इज टैक्स व्हिच इज लेविड ऑन गुड्स और सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर होता है, क्योंकि गुड्स को ट्रांसफर किया जा सकता है, सर्विसेज को ट्रांसफर किया जा सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास। आप टैक्स को क्या कर देते हो, किसी और के ऊपर ट्रांसफर कर देते हो। तो दिस गोज ऑन एंड अल्टीमेट कस्टमर हैज टू बियर द बर्डन, क्योंकि वो आगे किसी और को सेल अब इस चीज को नहीं करने वाला है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ऑफ कोर्स दोनों ही टैक्सेस के कुछ अपने अपने फायदे हैं, कुछ अपने अपने नुकसान हैं। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, डिपार्टमेंट को डायरेक्ट टैक्स में डायरेक्टली रेवेन्यू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम्स होती है कि लोग टैक्स इवेड करने की ज्यादा कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको एकदम से पिंच लगती है उस टैक्स की। मतलब मुझे एकदम से समझ में आएगा कि मुझसे कितना टैक्स लिया जा रहा है, मेरी इनकम है तो मुझे इतना सारा टैक्स देना पड़ रहा है, तो मैं मेरी इनकम छुपाने की कोशिश कर सकती हूँ ताकि मुझे टैक्स नहीं देना पड़े। इनडायरेक्ट टैक्स में एक ये फायदा हो जाता है कि आपका बर्डन क्योंकि शिफ्ट हो जाता है, तो एक कहीं ना कहीं एक रीजनेबल वो चीज होती है। यहाँ पर गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्ट करना मुश्किल नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि ओवरऑल ये जो अमाउंट होता है वो बहुत इजीली स्प्लिट हो जाता है। मतलब जैसे आप साल भर में, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो साल भर में इनकम टैक्स से ज्यादा तो जीएसटी पे कर देते हैं गवर्नमेंट को। कैसे, बिस्किट का पैकेट खरीदा, चॉकलेट खरीदी, कपड़े खरीदे, हम एन नंबर ऑफ थिंग्स खरीदते रहते हैं, और एन नंबर ऑफ थिंग्स में हर किसी में टैक्स जुड़ा हुआ है, लेकिन किसी में 1 रुपए का, किसी में 5 रुपए का, किसी में 2 रुपए का, किसी में 10 रुपए का। तो वो डायरेक्टली आपको वो चीज एज ए बर्डन पिंच नहीं करती है, और इसलिए कस्टमर्स उसको ज्यादा तरीके से अवॉइड भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्या करोगे आप, खाना पीना तो छोड़ोगे नहीं। सो बेसिकली क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में आपको बर्डन आपके ऊपर शिफ्ट तो होता है, लेकिन आपको एकदम से फील नहीं होता। सो लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण डिपार्टमेंट को ये चीज आसान होती है कि टैक्स इवेजन का चांसेस कम हो जाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंज्यूमर्स और द कस्टमर्स। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, इनकम टैक्स की बात करते हैं, तब लोग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरी इनकम में मुझे टैक्स देना पड़ रहा है, मैं किसी को शिफ्ट नहीं कर सकती हूँ, तो मैं कोशिश करूंगी कि मेरा टैक्स कैसे भी करके क्या हो जाए, कम हो जाए। सो ऑफ कोर्स देयर आर सम बेनिफिट्स, डीमेरिट्स, और दोनों चीजों को साथ में लेकर गवर्नमेंट चलती रहती है। अब हम शुरुआत करेंगे डायरेक्ट टैक्स से। तो डायरेक्ट टैक्स लगाने के लिए सबसे पहले तो कोई भी टैक्स लगाने के लिए तो हमको अनुमति चाहिए, मतलब कोई भी चीज आप मन से तो कर नहीं सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसने स्पेसिफिकली बोल के रखा है कि नो टैक्स कैन बी लेविड अनटिल एंड अनलेस यू हैव द अथॉरिटी टू डू सो। मतलब कोई भी टैक्स लगाने के लिए आपको अथॉरिटी होनी चाहिए आपके पास। अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो आप टैक्स नहीं लगा सकते हो। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपके 3 अलग अलग लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट।
जिसमें पावर्स को डिवाइड कर दिया गया है। कुछ टैक्सेस की पावर सेंटर को, कुछ टैक्सेस की स्टेट को, कुछ की कॉन्करेंट पावर बांट दी गई है। सो जब तक आपके पास कोई भी टैक्स लगाने का पावर नहीं होता है तब तक आप टैक्स लगा नहीं सकते हो। डायरेक्ट टैक्स में हम जो टैक्स पढ़ने वाले हैं दैट विल बी इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स लगाने का जो पावर दिया गया है वो दिया गया है बाय वे ऑफ एंट्री 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट। ये सारी छोटी छोटी बातें भी हमको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट होता है। सो एंट्री 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट हैज provided the power, the Constitution of India has given the power to the Parliament by way of entry 82 of Union List that you can levy tax on income of the persons except for agricultural income। जो पावर दी गई है वो हर इनकम के लिए दी गई है एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चरल इनकम, मतलब एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स लगाने का पावर अभी भी नहीं दिया गया है। इसीलिए जब हम आगे का सिलेबस पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स लगाने का जो एक प्रोसीजर है वो काफी अलग होता है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा एग्रीकल्चरल इनकम की मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर एग्जेम्प्ट, क्योंकि उन पर टैक्स लगाने का पावर ही नहीं है। अगर है भी तो डायरेक्टली एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता है, तो वो सिस्टम अलग होता है। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम का सिस्टम पूरा अलग होता है। अब जब जब हम डायरेक्ट टैक्स पढ़ते हैं तो डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स में बेसिकली सिर्फ एक या दो चीजें पढ़ने से हमारा काम नहीं होता। इनकम टैक्स को प्रॉपरली समझने के लिए और कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपरली क्लियर करने के लिए हमको ऑन दी होल समझना है कि हमको इनकम टैक्स के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स पढ़ने रहेंगे। तो जब हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे, फिर हम बात करेंगे फाइनेंस एक्ट की कि फाइनेंस एक्ट क्या होता है, फिर हम बात करेंगे इनकम टैक्स रूल्स, व्हाट आर इनकम टैक्स रूल्स, फिर सर्क्यूलर्स एंड नोटिफिकेशंस, व्हाट इज सर्क्यूलर्स, व्हाट इज नोटिफिकेशंस, एंड लास्टली व्हाट आर केस लॉज। सो जब आप इनकम टैक्स पढ़ते हो तब आपको ये सारी की सारी चीजें अच्छे से समझ में आना जरूरी है, तब आप ऑन दी होल इनकम टैक्स का एक कॉन्सेप्ट समझ पाते हो। अदरवाइज हमको क्या होता है, चीजों में कभी कभी कंफ्यूजन होता रहता है। सो इनकम टैक्स एक्ट 1961 which came into force on 1st of April 1962 में हमारी इनकम टैक्स एक्ट फोर्स में आई। इनकम टैक्स एक्ट बाकी नॉर्मल एक्ट्स के जैसे ही हम पढ़ेंगे। सो दिस विल बी द बेस ऑफ आवर सब्जेक्ट। यहाँ पर वापस हम लोगों को क्या क्या रहेगा पढ़ने को, तो हमें सेक्शंस रहेंगे, सब सेक्शंस रहेंगे, क्लॉजेस रहेंगे, सेक्शंस, सब सेक्शंस, क्लॉजेस, सब क्लॉजेस, एक्सप्लेनेशंस, प्रोविजोस, ये सारी चीजें एक एक करके समझते जाएंगे। और ये सारी की सारी चीजें जब हमको प्रॉपरली क्लियर रहेंगी तब हम उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। सो एक एक करके शॉर्ट में इन सबको हम डिस्कस करते चलते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि जब आप कोई भी एक्ट पढ़ते हो, कोई भी सेक्शन पढ़ते हो, तो हमको उस पूरे सेक्शन को प्रॉपरली समझना होता है। एक सेक्शन के अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं। नाउ when we talk about parts of the section, it is a very important point to make a difference between subsection and clauses। ये जो बातें होती हैं ये स्पेसिफिकली हमें समझना जरूरी होता है, और स्पेशली क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, क्योंकि छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना जरूरी है, एग्जाम में हमें पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहली चीज तो कि सब सेक्शन और क्लॉजेस में अंतर क्या होता है, व्हाट इज अ सबसेक्शन, व्हाट इज अ क्लॉज एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो होता क्या है, नॉर्मली ये दोनों ही सेक्शंस के पार्ट होते हैं, ठीक है, सेक्शन का ही पार्ट है सबसेक्शन भी और क्लॉज भी। तो बहुत बार ये हो जाता है कि हम लोग इन दोनों चीजों में एक डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लिखने का तरीका भी एक जैसा होता है। मतलब अगर आप सबसेक्शन लिखोगे तो भी आप ऐसे लिखोगे, अगर आप क्लॉज लिखोगे तो भी आप ऐसे लिखोगे। तो कैसे पता चलेगा कि क्या सबसेक्शन है और क्या क्लॉज है? तो उसके लिए दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस होता है जो हमें समझना जरूरी है। किसी भी सेक्शन के दो पार्ट्स अगर आपस में इंटर रिलेटेड हैं तब उन्हें कहा जाता है सब सेक्शन। मतलब अगर सेक्शन के दो पार्ट्स हैं और वो दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, दोनों एक जैसी बातें कर रहे हैं अगर, तो उन्हें कहा
कहा जाता है सब सेक्शंस। सो बेसिकली जब आप कोई भी सेक्शन पढ़ते हो उसके सारे सब सेक्शंस जब तक आप प्रॉपरली नहीं पढ़ लोगे तब तक उस पूरे सेक्शन को समझना आपके लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। तो सिंपल सी बात अगर हम करें तो सेक्शन 5 में आपको टोटल इनकम के स्कोप के बारे में बताया जाएगा, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हमारा सिलेबस होता जाएगा। जब तक हम इसके सारे सब सेक्शंस नहीं पढ़ लेंगे तब तक हमें वो सेक्शन का पूरा जो क्रक्स है वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो क्लॉजेस होते हैं, क्लॉजेस भी अगेन सेक्शन का पार्ट है, लेकिन दो क्लॉजेस एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें नहीं करते। मतलब एक हेड तो कॉमन है लेकिन उन दोनों के बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। मतलब सपोज हम बात करें सेक्शन 10 की, सेक्शन 10 में ये बताया गया है कि ऐसी कौन सी इनकम्स है जिनके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, ऐसी इनकम्स विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एग्जेम्प्ट मतलब इनके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगाना है। तो सेक्शन 10 में लंबी सी लिस्ट दी हुई है कि ये सारी इनकम्स के ऊपर आपको टैक्स नहीं लगाना है। लेकिन यहाँ पर जो आपका फर्स्ट क्लॉज है और जो आपका सेकंड क्लॉज है वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। बात समझ में आ रही है? सो सेक्शन 10 इज बेसिकली डिस्कसिंग द सेम थिंग, बट 10 clause 1 and 2 are not related to each other। मतलब अगर आपको 10(1) समझना है तो उसके लिए 10(2) पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 10(1) समझ लोगे तो भी वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 5 पूरा समझना है तो आपको उसकी सबसेक्शंस को भी क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली समझना पड़ेगा, नहीं तो आधा अधूरा चीज समझ में आएगी। सो फर्स्ट डिफरेंस विच इज इंपॉर्टेंट इज कि सबसेक्शंस आर इंटररिलेटेड, दे डिस्कस द सेम टॉपिक जो सेक्शन की बात हो रही है और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। क्लॉजेस आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर इंडिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ द सेक्शन। तो दोनों अलग अलग बातें करते हैं, नो डाउट एक ही सेक्शन का पार्ट है पर एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते हैं। प्रोविजो व्हेनेवर यू आर सपोज्ड टू स्पेल आउट समथिंग, आपको जब एक्सेप्शंस देने होते हैं तब आप किसके थ्रू देते हो, प्रोविजोस के थ्रू देते हो। सो अगर कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन है जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं है तो नीचे लिख दिया जाएगा कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं रहेंगी। सो दीज प्रोविजंस बेसिकली स्पेल आउट द एक्सेप्शंस। तो हमको प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट से पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि बहुत बार ये होता है क्वेश्चन प्रोविजो पर बन जाता है। मतलब क्या होता है कि आपका मेन सेक्शन तो आपको याद होता है पर प्रोविजो हम कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं। तो क्वेश्चन बनाने वाला प्रोविजो पे क्वेश्चन बनाता है, उसके चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं क्योंकि उनको भी पता होता है कि बच्चा सेक्शन तो याद कर लेगा पर एक्सेप्शन पे ध्यान जाएगा कि नहीं पता नहीं। तो क्वेश्चन एक्सेप्शनल कंडीशंस में से बन जाते हैं, मतलब कि बाकी कंडीशंस तो फुलफिल हो रही है पर एक कोई ऐसी कंडीशन डाल दी उन्होंने क्वेश्चन में जिसके कारण वो कहां पर जा रहा है, एक्सेप्शन में जा रहा है, वो चीज जो है वो एक्सेप्शन कंडीशन में जा रही है। तो प्रोविजोस हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। जब मैं कोई भी सेक्शन आपको पढ़ाऊंगी उसका प्रोविजन मार्क करवाते जाऊंगी तो वो आपको लिखते जाना है साथ के साथ। सो प्रोविजोस आर द एक्सेप्शंस एंड एक्सप्लेनेशंस, हमको नाम से समझ में आ रहा है। एक्सप्लेनेशंस में आपको किसी भी चीज के बारे में डिटेल दी हुई रहेगी। से फॉर एग्जांपल कोई सेक्शन लिखा गया और अगर डिपार्टमेंट को लग रहा है कि इस सेक्शन का कोई पर्टिकुलर पॉइंट या कोई पर्टिकुलर लाइन जो है वो क्लियर नहीं है या इस पर्टिकुलर सेक्शन में कुछ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है, अगर ये सिर्फ पढ़ा तो ये चीज समझ में नहीं आएगी तो क्या दे देता है डिपार्टमेंट, खुद होके ही एक्सप्लेनेशन दे देता है कि मैं बता रहा हूँ इसका ये मतलब है, इसको इसके हिसाब से ही समझना आपको जरूरी है। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द एक्ट। कोई भी एक्ट पढ़ने के लिए आपको ये सारी की सारी चीजें समझना जरूरी होती है। अब आ जाते हैं हम आगे फाइनेंस एक्ट पर। सो बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट है हमारी 1961 और 1961 के बाद भी अब अगर हम बात करें तो अब जो ईयर चालू हो चुके हैं, मतलब अब जो सिनेरियो चल रहा है उसमें और तब के समय में और आज में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया, प्रैक्टिकली हम भी समझ सकते हैं। तो इनकम कमाने के तरीकों में बदलाव आ रहा है, इनकम अर्न करने के तरीकों में बदलाव आ रहा है, तो ऑफ कोर्स इनकम टैक्स में भी क्या आना जरूरी है, चेंजेस आना जरूरी है। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम हर साल नई एक्ट बनाएं, इनकम टैक्स एक्ट 2019, इनकम टैक्स एक्ट 2020, 21, 22? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। सो क्या किया जाता है, एक फाइनेंस एक्ट रिलीज करा जाता है हर साल बजट में, बेसिकली थ्रू द फाइनेंस बिल, जिसमें ये बताया जाता है कि इस साल के क्या क्या रेलेवेंट प्रोविजंस हैं। तो फाइनेंस एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इट गिव्स द एडिशंस एंड deletions that are relevant for the particular year। मतलब हमारे साल में
हमारे इनकम टैक्स में के एक्ट में क्या क्या चेंजेस होना जरूरी है। तो नॉर्मली सुनते हैं अमेंडमेंट आ गए, चेंजेस हो गए, ये जो सारी चीजें होती हैं किसके कारण आती है, मोस्टली फाइनेंस एक्ट के कारण आती है। तो हर साल जब बजटरी स्पीच अनाउंस होती है तब एक नया फाइनेंस बिल पास हो जाता है। फाइनेंस बिल मतलब फाइनेंस एक्ट निकल के आती है उससे, और वो हर एक साल पर एप्लीकेबल होती है। सो एवरी ईयर अ न्यू फाइनेंस एक्ट इज रिलीज, और उस फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंगली आपकी इनकम टैक्स एक्ट में एडिशन और डिलीशंस किए जाते हैं, और हर साल के लिए जो फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होती है उस साल के सारे कैलकुलेशंस उस फाइनेंस एक्ट के हिसाब से किए जाएंगे। तो हम लोगों के लिए भी हमको हर अटेम्प्ट में एक अलग फाइनेंस एक्ट के बारे में समझना होता है, मतलब हर साल में। तो हमारे अटेम्प्ट के लिए जो भी फाइनेंस एक्ट रेलेवेंट रहेगी हम उसके प्रोविजंस के हिसाब से सारी चीजें समझेंगे, और फिर नेक्स्ट ईयर जो पर्टिकुलर फाइनेंस एक्ट होगी वो चेंज हो जाएगी। तो आपसे आगे आने वाले जो स्टूडेंट्स रहेंगे वो अलग पढ़ेंगे, आपसे पहले वालों ने हो सकता है अलग प्रोविजंस पढ़े हुए रहेंगे। सो एवरी ईयर अ फाइनेंस एक्ट इज रिलीज्ड व्हिच गिव्स द एडिशंस एंड डिलीशंस फॉर द इनकम टैक्स एक्ट। आगे चलते हैं रूल्स। रूल्स आर बेसिकली सपोर्टिंग टू दी सेक्शंस, हम लोग बोल सकते हैं। तो रूल्स आर गिवन सो एज टू कैरी आउट द प्रोसीजर्स गिवन इन दी एक्ट। जो भी उस पर्टिकुलर एक्ट में प्रोसीजर्स दिए हैं उनको किस तरीके से कैरी आउट किया जाएगा ये रूल्स में बताया जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर एक्ट में लिखा हुआ है कि इसकी फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेशन करना है, तो आपको रूल्स में बता दिया जाएगा कि फेयर मार्केट वैल्यू मतलब क्या, फॉर एन एग्जांपल। तो ऐसे वैल्यूएशन वगैरह से रिलेटेड अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं, इनकम टैक्स रूल्स हैं, जो कि जहां जहां पर जो जो चीजें रेलेवेंट रहेंगी वो हम डिस्कस करते जाएंगे। तो सेक्शन के साथ उससे रिलेटेड रूल भी पढ़ते जाएंगे कि ये पर्टिकुलर रूल में ये चीज बोली गई है। अब आते हैं सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस पर। सो बेसिकली बहुत बार क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर एक्ट बन जाने के बाद या कोई भी पर्टिकुलर फाइनेंस एक्ट रिलीज हो जाने के बाद अगर जो बनी हुई चीजें हैं उसमें कोई डाउट्स हैं, या डिपार्टमेंट को लगता है या असेसी को लगता है कि ये चीज इंटरप्रिटेशन में दिक्कत दे रही है, मतलब आप ऑफिसर हो, मैं असेसी हूँ, आप आपके हिसाब से कुछ अलग इंटरप्रिटेशन लगा रहे हो, मैं मेरे हिसाब से कुछ अलग इंटरप्रिटेशन लगा रही हूँ, और कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं मिल पा रहा है कि आप सही हो कि मैं सही हूँ। तो ऐसे केसेस में अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि हाँ यार ये सेक्शन बनाया उसके बाद यहाँ पर गड़बड़ हो गई, ये चीज में दिक्कत आ सकती है, तो कुछ भी डाउट्स हो या कुछ भी क्लैरिफिकेशन देने हो तो डिपार्टमेंट्स क्या इशू करते हैं, सर्क्यूलर्स इशू करते हैं। और अगर कोई नई चीज बतानी हो, मतलब कोई नई चीज एप्लीकेबल करनी हो, तो फाइनेंस एक्ट तो बन गई, अब अगर आपको कोई नई चीज लेकर आनी है, से फॉर एग्जांपल कोई सेक्शन लेके आना है या किसी सेक्शन में कोई छोटा सा चेंज लेकर आना है, जो भी चीज, तो आप क्या दे देते हो, उस चीज के लिए एक नोटिफिकेशन इशू कर देते हो। सो दीज आर सर्क्यूलर्स एंड नोटिफिकेशंस, अगेन जो कि डाउट्स वगैरह के लिए बनाए जाएंगे, सो दैट विल बी सर्क्यूलर्स या फिर नोटिफिकेशंस। आगे चलते हैं केस लॉस। नाउ व्हाट इज केस लॉस? केस लॉस बेसिकली क्या होता है, जब आप कोई से भी एक्ट पढ़ते हो तो हर उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए हर एक अलग जुडिशियल सिस्टम जैसा बनाया जाता है। मतलब जैसे हम लोग नॉर्मली सुनते हैं कोर्ट्स होता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब। सो ऐसे ही जुडिशियरीज हर एक्ट में बनाई जाती है नॉर्मली, वैसे ही इनकम टैक्स एक्ट की एक अपनी जुडिशरी, अपना जुडिशियल सिस्टम है, और उस पर्टिकुलर जुडिशियल सिस्टम के हिसाब से, जिसे नॉर्मली क्वासी जुडिशियल भी कहा जाता है, यहाँ पर एक अलग अलग अथॉरिटीज बैठी हुई है कि अगर असेसी डिससेटिस्फाइड है या अगर असेसिंग ऑफिसर डिससेटिस्फाइड है और दोनों आपस में एक दूसरे की बात नहीं मान रहे हैं, तो वो अपील कर सकते हैं कि सर ये मेरी बात नहीं मान रहा, प्लीज हम दोनों को बताओ कि कौन सही है कौन गलत। तो वेरी इजीली हम समझ सकते हैं कि दो लोगों के बीच में आपस में बहस हो रही है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, दोनों के दोनों किसी भी पॉइंट पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो भी ऑर्डर दिया गया है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप किसके पास जा सकते हो, उससे बड़े सर के पास उसकी कंप्लेन करने के लिए जा सकते हो। तो भी मतलब सिंपल से अगर हम बात समझें तो हम लोगों का जैसे ही इनकम टैक्स का पोर्शन कंप्लीट होगा, हमारे लास्ट पार्ट में, मतलब इनकम टैक्स के आखिरी के पार्ट में हमको पूरा अपील्स, रिविजन्स, असेसमेंट्स का प्रोसीजर है। मतलब जैसे आपने तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को दे दी, अब डिपार्टमेंट खुद चेक करेगा। जैसे सिंपल सी बात अगर हम करें, आप कोई टेस्ट देते हो, आप टेस्ट दे रहे हो, आपने टेस्ट देके सबमिट कर दी, अब मैं उसको चेक कर रही हूँ, तो अब जब मैं चेक कर रही हूँ तो मैं आपकी गलतियां निकालूंगी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो हम दोनों उस चीज पर डिस्कस करेंगे कि हाँ यहाँ पर फिर क्या लिखना चाहिए था, कैसे प्रेजेंट होना चाहिए था, वगैरह ये सारी चीजें। सो वैसे ही अगर डिपार्टमेंट आपकी
की गलतियां निकालता है, और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो उस ऑर्डर से जो कि दिया गया है, तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर वाले अथॉरिटी के पास जाकर अपील कर सकते हो। सो ये पूरी डिटेल में रहेंगी चीजें हमको आगे चल के, सो हम समझते जाएंगे। अब ये जो अपील्स होती हैं, इन अपील्स में जैसे हाई कोर्ट के पास गए आप, सुप्रीम कोर्ट के पास गए आप, जो भी डिसीजन सुनाया जाता है उसे नॉर्मली केस लॉज के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट सुनाया, अब वो जजमेंट बहुत बार आगे के केसेस को संभालने के काम आ जाता है। मतलब सपोज मैं कोई केस लड़ रही हूं और सेम केस आज से पहले हो चुका है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेसिफिक जजमेंट सुनाया था, तो मैं अगर चाहूं तो उस केस का रेफरेंस लेकर मेरे आज के पॉइंट्स रख सकती हूँ कि मैंने उस केस के बारे में जानते हुए ये चीज करी है, तो अब आप मुझे मना नहीं कर सकते हो। सो बेसिकली केस लॉज कैन बी यूज्ड एज अ रेफरेंस फॉर योर अपील्स एंड फॉर योर असेसमेंट्स। प्लस इसके साथ साथ केस लॉज आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रोविजंस समझाने में भी मदद करते हैं कि अच्छा इसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया गया था, मतलब इसे इस तरीके से ही इंटरप्रेट किया जाएगा। सो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह के जो जजमेंट्स होते हैं उन्हें नॉर्मली क्या कहा जाता है, केस लॉज कहा जाता है, जो कि आपको एक गाइड दे देते हैं। आप कह सकते हो कि आगे अगर हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए या बेसिक अपील्स वगैरह करनी है तो ये आपके लिए एक बेस हो जाता है। सो दीज आर द पॉइंट्स रेलेवेंट, जहां जहां पर जो चीजें रेलेवेंट रहेंगी हम पढ़ते जाएंगे। एक्ट और फाइनेंस एक्ट विल बी आवर बेस, ये हमारा बेस रहेगा। उसके साथ जहां पे रूल की बात होगी हम रूल पढ़ेंगे, जहां जहां कोई सर्कुलर और नोटिफिकेशन की बात होगी हम पढ़ते जाएंगे, और केस लॉज जैसे जैसे हमारे सिलेबस में जितने जितने हैं उतने उतने हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ इनकम टैक्स कि हमें क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या जरूरी होता है हमें पढ़ने के लिए। अब इनकम टैक्स में सबसे शुरुआत करने के लिए कुछ कुछ टर्म्स को समझना जरूरी होता है। सो हम अब स्टार्ट करेंगे डेफिनेशंस व्हिच आर गिवन इन द एक्ट। कोई भी वर्ड अगर आपको समझना है जब आप इनकम टैक्स एक्ट समझ रहे हो तब, तो या तो आप उसकी डेफिनेशन एक्ट के हिसाब से समझते हो या फिर आप उसकी डेफिनेशन को आपके हिसाब से एनालाइज कर सकते हो। सो बेसिकली क्या कहा गया है यहाँ पर कि जब भी कोई डेफिनेशन समझनी होती है जो कि एक्ट में लिखी हुई है, मतलब कोई वर्ड लिखा हुआ है अगर, और आपको अगर उस पर्टिकुलर वर्ड में कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसकी डेफिनेशन रेफर करोगे। जो भी डेफिनेशन है या जो भी टर्म है या तो वो डिफाइंड हो सकता है एक्ट में, या फिर आप उसका क्या कंसिडर करते हो, जनरल एक्सप्लेनेशन कंसिडर करते हो। तो अगर आप किसी भी वर्ड का मतलब नहीं समझ पा रहे हो तो सबसे पहले आप कहां पर जाओगे, आप एक्ट पर जाओगे, आप देखोगे कि क्या इस वर्ड का मतलब इनकम टैक्स एक्ट ने बताया है कि हमारे हिसाब से इसका ये मतलब है। अगर बताया है तो हाँ हम एक्ट की डेफिनेशन समझेंगे, अगर नहीं बताया है तो फिर हम हमारा जो भी जनरल इंटरप्रिटेशन है या जो भी हमारा जनरल क्लॉजेस एक्ट वगैरह बोलता है उसके हिसाब से हम इंटरप्रिटेशन लगा देंगे। सो पहले हमेशा किसको फोकस करना है, हमेशा पहले हमें हमारी एक्ट को फोकस करना है। तो आज हम क्या करेंगे, इन एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में कौन सी ऐसी डेफिनेशंस है जो कि इनिशियली सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स आगे डेफिनेशंस आती रहेंगी, तो जैसे जैसे हमारा कोर्स में जो जो डेफिनेशन हमें इंपॉर्टेंट रहेगी वो हम पढ़ते जाएंगे। बट अभी हम क्या पढ़ेंगे, जो सबसे बेसिक डेफिनेशंस होती हैं, इनकम टैक्स को समझने के लिए जो डेफिनेशन जरूरी होती हैं वो वाली डेफिनेशंस आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे। सो सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट में जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी गई हैं वो हम आज से स्टार्ट करेंगे। जो जो चीजें मैं बताते जा रही हूँ वो आप नोट करते जाइए कॉपी में। कोई भी नोट्स, कोई भी चीजें जब आप खुद लिखते जाते हो तो वो चीजें दिमाग में बैठती जाती हैं। नोट्स इसी तरीके से रहेंगे, एकदम शॉर्ट में टू द पॉइंट, ताकि आप लोगों को एग्जाम के पहले अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़े। सो आप लोग साथ साथ नोट करते जाइए। अब हम शुरू करेंगे हमारे डेफिनेशंस। So the first definition which we are going to start is the definition of assessee. These definitions are given under the section 2 of Income Tax Act. तो हम वो वाली definitions शुरू कर रहे हैं जो कि एक्ट में है और सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट definitions हैं। तो सबसे पहली definition जो हम शुरू कर रहे हैं that is our assessee. Now कोई भी डेफिनेशन शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें समझना है, आप नोट करके रखिए।
हम जहां जहां पर डेफिनेशन पढ़ेंगे, वेदर अभी वाली या जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ता जाएगा, हमको बहुत बार आगे डेफिनेशंस आती रहेंगी। हर डेफिनेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी डेफिनेशन इंक्लूसिव डेफिनेशन है और कौन सी डेफिनेशन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। कोई भी डेफिनेशन दो तरीके की हो सकती है। इंक्लूसिव का मतलब होता है ऐसी डेफिनेशन जिसमें जो आपने लिखा है, मतलब जो उस पर्टिकुलर डेफिनेशन में लिखा है, उसके अलावा भी अगर कोई और चीज लगती है तो उसे ऐड किया जा सकता है। तो सपोज डिपार्टमेंट ने कोई डेफिनेशन शुरू करी है दैट दिस इंक्लूड्स, और चार चीजें लिखी हुई हैं। अगर इंक्लूड्स लिखा है तो इन चारों के अलावा और भी चीजें डिपार्टमेंट ऐड कर सकता है अगर उसको रेलेवेंट लगती है तो। मतलब ये कौन सी डेफिनेशन हुई? इंक्लूसिव। ये तो हमको चाहिए, ये तो है ही, उसके अलावा भी हमको लग रहा है तो हम जोड़ लेंगे। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन मतलब कि इट मीन्स ये। तो जब आप पढ़ रहे हो कि दिस इज पर्टिकुलर थिंग, इट मीन्स ये, तो जो चीजें लिखी हैं बस उतनी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, उसके अलावा और कोई चीज ऐड नहीं करी जा सकती। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड। आप चाहो तो इसको अलग से नोट कर लो कि जब जब कोई भी डेफिनेशन पढ़ेंगे ये हमें ध्यान रखना है। अगेन मैं वापस वही चीज बोलूंगी, पढ़ने का ही तरीका हम अगर उसी तरीके से पढ़ते हैं तो हमें एग्जाम में अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो हम हर डेफिनेशन अभी ध्यान देते जाएंगे। सबसे पहला असेसी। असेसी की शुरुआत होती है, जो हमारे असेसी की डेफिनेशन की शुरुआत होती है वो इस तरीके से होती है दैट असेसी मीन्स अ पर्सन, असेसी मीन्स अ पर्सन on whom any tax, a person on whom any tax or any other sum is payable under this act। मतलब ऐसा पर्सन जिसके ऊपर इस एक्ट के तहत कोई सा भी टैक्स या कोई भी सम ऑफ मनी अगर पेबल है तो क्या कहा जाएगा? उसे असेसी कहा जाएगा। And in addition it includes, क्या लिखा हमने शुरू में? assessee means and in addition it includes, क्या इंक्लूड किया जाता है इसके साथ साथ? और it includes every person in respect of whom any proceeding has been taken, and it includes सबसे पहला every person in respect of whom, every person in respect of whom any proceeding is being taken under this act, either for the same person or for income of any other person। मतलब every person असेसी में इंक्लूड करा जाएगा हर उस पर्सन को जिसका या तो कोई टैक्स वगैरह पेबल है इस एक्ट में, या फिर उसके ऊपर कोई असेसमेंट या कोई प्रोसीडिंग चलाई जा रही है, या तो उसके खुद के लिए, आइदर फॉर द सेल्फ, आइदर फॉर द पर्सन, और फॉर एनी अदर पर्सन हुज इनकम इज चार्जेबल एज अंडर दिस पर्सन हैंड। मतलब जैसे कि सपोज मेरे ऊपर मेरी इनकम के लिए अगर टैक्स मेरे ऊपर असेसमेंट चलाया जा रहा है तो भी मैं यहाँ पर इंक्लूड हो जाऊंगी। इसके अलावा किसी और पर्सन की इनकम के लिए अगर मेरे ऊपर असेसमेंट चलाया जा रहा है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे ये सारी चीजें, बट एक एग्जांपल ले लेते हैं। जो माइनर वगैरह होता है, तो माइनर का खुद की इनकम खुद के हाथ में असेसेबल नहीं होती है। तो अगर ऐसा केस है कि आपकी खुद की इनकम आपके हाथ में असेसेबल नहीं है, किसी और के हाथ में असेसेबल है, तो उसके ऊपर आपके लिए असेसमेंट करा जा सकता है। सो क्या बोला हमने? एवरी पर्सन in respect of whom any proceeding is pending or any proceeding has been taken for the assessment of his income or income of any other person for whom this person is assessable, जिसके हाथ में ये इनकम असेसेबल है, या फिर एनी लॉस, कोई लॉस वगैरह हुआ है, या एनी रिफंड। इन सब कारणों से, किसी भी कारण से अगर आपके ऊपर कोई भी असेसमेंट चल रहा है, तो फिर कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, तो आपको असेसी माना जाएगा। प्लस इसी के साथ साथ क्या? एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी। तो डीमिंग प्रोविजंस होते हैं, हमें पता है। डीमिंग प्रोविजन मतलब क्या? कि हम आपको असेसी मान लेंगे, ठीक है। तो अगर आप डीमिंग प्रोविजंस में आ जाते हो तो भले ही आप यहाँ पर इंक्लूड नहीं हो रहे हो, क्योंकि यू आर डीम्ड टू बी असेसी, तो यू विल बी इंक्लूडेड ओवर हियर। सो इंक्लूड्स एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी असेसी, और इसी के साथ साथ includes every person
who is deemed to be assessee in default। assessee in default मतलब क्या होता है, जैसे जैसे हम आगे पढ़ते चलेंगे कुछ कुछ ऐसे डिफॉल्ट्स हमको दिए हुए हैं, अगर आप वो गलतियां करते हो तो आपको assessee in default मान लिया जाएगा। तो अगर आपको deemed assessee in default मान लिया गया है, आपने वो गलती कर दी है, तो भले ही इस डेफिनेशन के हिसाब से आप नहीं आ रहे थे, पर क्योंकि आपने वो गलती कर दी तो आप assessee in default हो गए, तो deemed assessee in default के पॉइंट से वापस आप क्या हो गए, assessee की डेफिनेशन में इंक्लूड हो गए। तो यहाँ पर हमको ये चीज ध्यान रखनी है, assessee means, पहले हमने means बोला, any person and it includes, ये सारे लोगों को भी इंक्लूड किया जाता है। तो ये हुआ हमारा assessee। अब assessee की डेफिनेशन से ही हमारी एक बहुत दूसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन निकल के आती है। जब हमने assessee की डेफिनेशन शुरू करी तो हमने हर जगह क्या लिखा, means a person, means every person, यहाँ पर भी every person who is deemed to be an assessee, every person who is deemed to be an assessee in default। तो हर जगह हमने person के बारे में बात करी, तो अब हमको ये समझना है कि person मतलब क्या होता है। तो assessee की डेफिनेशन से ही हमारी अगली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन निकल के आई है, जिसे प्रॉपरली डिफाइन किया गया है पर्सन। पर्सन का मतलब क्या होता है, तो पर्सन नॉर्मली जो हम बात करते हैं दैट इज नॉट द पर्सन विच इज कंसिडर्ड बाय द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन की एक प्रॉपरली स्पेसिफिक वापस से डेफिनेशन बताई गई है। तो पर्सन मतलब क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो पर्सन हो सकता है दैट विल बी इंडिविजुअल। इसके बाद रहेगा आपका HUF। HUF के बाद आपके पर्सन हो सकते हैं कंपनी, देन है आपका फर्म, फर्म के बाद आपको AOP या BOI, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब पर्सन को समझना क्यों जरूरी है, सो बेसिकली पर्सन्स को समझना इसीलिए जरूरी है, सबसे पहली बात क्योंकि जिसको पर्सन माना जा सकता है उसी को आप ये कर सकते हो कि उसी की इनकम के ऊपर डिपार्टमेंट टैक्स ले सकता है। तो जब तक आप पर्सन नहीं माने जा सकते हो तब तक आपकी इनकम के ऊपर टैक्स लेने का डिपार्टमेंट को राइट नहीं रहेगा। तो इसीलिए डिपार्टमेंट ने बोला कि हम इन सब लोगों को पर्सन मान रहे हैं और ये जो सारे लोग हैं इनकी जितनी भी इनकम होगी एज पर द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट हम इनके ऊपर असेसमेंट और इनके ऊपर इनकम कलेक्ट करने का राइट रखते हैं। तो सबसे पहली चीज पर्सन इसीलिए जरूरी है बिकॉज इट गिव्स दैट कौन कौन लोग इनकम टैक्स की परव्यू में इंक्लूडेड हैं। दूसरी बात पर्सन में डिफरेंशिएशन करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हर टाइप के पर्सन पे अलग अलग रूल्स और अलग अलग तरीके के असेसमेंट्स अप्लाई होते हैं। जैसे इंडिविजुअल को टैक्स लगाने का तरीका अलग है, फर्म के ऊपर टैक्स निकालने का तरीका अलग है, कंपनी के ऊपर टैक्स निकालने का तरीका अलग है। तो हर तरीके के पर्सन के ऊपर टैक्सेशन से रिलेटेड जो रूल्स हैं या जो रेट्स हैं या जो प्रोविजंस हैं वो अलग अलग अप्लाई होते हैं। तो हमें डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। और अगेन एक इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम के लिए बताएंगे कि आप क्वेश्चन पढ़ते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, पर्सन कौन सा है। बहुत बार ये होता है कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और हमारा ये ध्यान नहीं जाता है कि क्वेश्चन में इंडिविजुअल बोला है कि फर्म बोला है कि HUF बोला है। तो पढ़ते वक्त आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन इंडिविजुअल, HUF, कंपनी किस पर बेस्ड है। सो इंडिविजुअल मतलब कौन, बताइए हमें, नेचुरल पर्संस, दीज आर इंडिविजुअल्स। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसे हिंदू लॉ में डिफाइन किया गया है, स्पेसिफिकली इनकम टैक्स एक्ट में इसको डिफाइन नहीं किया गया है, प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया है, अलग से हिंदू लॉ में डिफाइन किया गया है। और HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, बेसिकली जो फैमिलीज के बिजनेसेस होते हैं उन्हें कहा जाता है। दो अलग अलग स्कूल्स हैं हिंदू लॉ के, स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, जिसके थ्रू HUF को गवर्न किया जाता है, दया भागा एंड मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ। दया भागा जो आपका हिंदू लॉ का स्कूल होता है दैट इज प्रेवलेंट इन वेस्ट बंगाल एंड असम ओनली, और मिताक्षरा जो है दैट इज प्रेवलेंट इन होल ऑफ इंडिया, मतलब एक्सेप्ट फॉर असम एंड वेस्ट बंगाल, बाकी सारी जगह पर। दया भाग में ये कहा गया है कि डायरेक्टली बर्थ से आपको उस पर्टिकुलर HUF में एज ए मेंबर नहीं माना जाएगा, मतलब एज आपको पार्ट नहीं माना जाएगा। आपको को-पार्टनर तब माना जाएगा जब उसके ऊपर की जनरेशन की डेथ हो जाएगी, मतलब बेसिकली
जब तक फादर इज अलाइव तब तक बेटे को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, जैसे ही फादर की डेथ होगी तब बेटा इंक्लूड किया जाएगा। सो फादर और उसके ब्रदर्स विल बी द मेंबर्स। जब तक ये जनरेशन है तब तक नीचे वाली जनरेशन ऊपर नहीं आ सकती। सेकेंड केस में मिताक्षरा में ऐसा नहीं कहा गया है, मिताक्षरा में ये कहा गया है कि बाय बर्थ आप स्टेटस आपको मिल जाता है। अब कंपनीज अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। सो इनकम टैक्स एक्ट में कंपनीज की जो डेफिनेशन है वो नॉर्मली जो डेफिनेशन होती है उससे थोड़ी सी ब्रॉड है। सो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो कंपनीज को डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज में डिवाइड किया जाता है। अगेन हमें इन सब के ऊपर एक एक पूरे चैप्टर्स हैं, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, असेसमेंट ऑफ HUFs, कंपनीज, जिनमें हम इनके सारे कंपोनेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स को और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डोमेस्टिक कंपनी क्या होता है, फॉरेन कंपनी क्या होता है, कौन से ऐसे प्रोविजंस है जो सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी पर अप्लाई होते हैं, कौन से हैं जो फॉरेन कंपनी पर अप्लाई होते हैं, और क्योंकि डिस्टिंग्विश करना है तो रेट्स वगैरह भी सारी अलग अलग ही हमें एप्लीकेबल रहेंगी। सो हर टाइप की कंपनी पर अलग प्रोविजन रहेंगे। फर्म, इनकम टैक्स में फर्म मतलब सिर्फ हमारी पार्टनरशिप फर्म नहीं होती है, पार्टनरशिप फर्म के साथ साथ LLP को भी फर्म माना जाता है। सो फर्म will include both your normal partnership firm जो होती है और LLP भी, दोनों को यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। Now AOP, BOI, that is Association of Persons and Body of Individuals। एसोसिएशन ऑफ पर्सन कौन होता है? तो जब एक से ज्यादा पर्सन्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और पर्सन मतलब कौन? ये सब लोग। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब जब एक से ज्यादा पर्सन साथ में आके कोई बिजनेस कंडक्ट करते हैं तब उसे कहा जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। बेसिकली अगर आपको इनकम टैक्स एक्ट में लीगली पार्टनरशिप फर्म जैसे गवर्न नहीं किया गया तो फिर आपको एओपी जैसे गवर्न किया जाता है। मतलब जब हम आगे असेसमेंट पढ़ेंगे तो पार्टनरशिप फर्म मतलब मान लो मैंने 3 दोस्तों के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बनाई तो आपको कुछ कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं इनकम टैक्स के, तो ही आपको इनकम टैक्स पार्टनरशिप फर्म मानेगा, नहीं तो आपको पार्टनरशिप फर्म नहीं मानेगा। मतलब वैसे तो हम पार्टनरशिप हैं लेकिन इनकम टैक्स ने बोल दिया कि हमारी नजरों में आप पार्टनरशिप नहीं हो, ऐसे केसेस में आपको क्या माना जाएगा? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। तो या तो आपने खुद हो के एओपी बनाई है तो आप एओपी हो ही सही। इसके साथ जो ऐसी पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं जिन्हें इनकम टैक्स पार्टनरशिप नहीं मानता उनको भी क्या माना जाता है? एओपी माना जाता है। नेक्स्ट होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अगेन यहाँ पर भी वही होता है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं और वो एक कुछ काम करते हैं साथ में। पहला डिफरेंस ये होता है कि एओपी इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पर सिर्फ इंडिविजुअल आ सकते हैं, यहाँ पर्सन है तो कोई भी आ सकता है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, एओपी कभी भी सिर्फ इनकम को बांटने के लिए नहीं बनाया जा सकता। मतलब जब आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स बनाते हो देयर शुड बी अ कॉमन पर्पस, उससे आप इनकम जनरेट कर रहे हो और फिर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ये होना चाहिए। अगर सिर्फ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप लोग साथ में आए हो तो उसे एओपी नहीं कहा जाएगा। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वैसे भी बनाई जा सकती है, नॉर्मली वैसे ही बनाई जाती है कि आप सिर्फ इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो साथ में तो भी चलता है, आपको इनकम जनरेट नहीं करो तो भी चलेगा। लोकल अथॉरिटी, जो भी लोकल अथॉरिटीज होती हैं उनके ऊपर अलग रूल्स होते हैं। एंड लास्टली हमारा आ जाता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स के ऊपर क्या क्या रूल्स अप्लाई होंगे? सो बेसिकली आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स में वो चीजें आ जाती हैं जो अभी तक कहीं नहीं आई, मतलब ऊपर की डेफिनेशन में। और इसी के साथ साथ कोई भी ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन जिसको आप पर्सन मानना चाहते हो तो उसे यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे कि कोई आइडल वगैरह होता है अगर, तो वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मान लिया जाता है। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ असेसी एंड पर्सन। अब हमें एक और अलग इंपॉर्टेंट डेफिनेशन समझनी है, दैट इज असेसमेंट। तो जब हम असेसमेंट की बात करते हैं तब हमें ये समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेसमेंट। Assessment is basically the procedure by which the assessing officer determines your income. Assessment में क्या किया जाता है? किसी भी पर्टिकुलर असेसी की इनकम कैसे डिटरमाइन करी जाएगी? असेसी कौन? ये असेसी की इनकम डिटरमाइन करने का जो प्रोसीजर होता है दैट इज असेसमेंट। आप लोग नोट कर लीजिए, मैं रब नहीं कर रही हूँ। सो असेसमेंट इज बेसिकली द प्रोसीजर बाय विच द ऑफिसर विल डिटरमाइन इनकम। इनकम टैक्स में अलग अलग असेसमेंट्स किए जाते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं असेसमेंट करने के। या तो असेसी खुद अपना असेसमेंट कर लेता है या फिर अगर आपके असेसमेंट से डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड नहीं है तो डिपार्टमेंट अपने तरीके से असेसमेंट करता है। सो बेसिकली जो भी अलग अलग तरीके के
असेसमेंट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के प्रोसीजर्स होते हैं टू डिटरमाइन द इनकम ऑफ द असेसी। हम जैसे जैसे आगे सिलेबस बढ़ाते जाएंगे अलग अलग तरीके के असेसमेंट्स हैं हमारे सिलेबस में, वो हम एक एक करके समझते जाएंगे। सो असेसमेंट का बेसिक मतलब क्या होता है कि ऐसा प्रोसीजर जिससे आपका असेसिंग ऑफिसर जो है वो आपकी इनकम कैलकुलेट करता है कि आपने क्या कैसी इनकम क्या क्या इनकम कमाई है, क्या इनकम नहीं कमाई है, क्या है, किस पे टैक्स लगेगा, किस पे टैक्स नहीं लगेगा, ये जो सारा कैलकुलेशन होता है उसे क्या कहा जाता है, असेसमेंट। साथ के साथ आप नोट भी करते जाइए। चलिए आगे चलते हैं। अब एक से एक हमारी डेफिनेशन जुड़ती चली जाएगी, इसी तरीके से पढ़ रहे हैं ताकि आपको एक साथ याद रहे। जैसे आप असेसी पढ़ते हो आपको फटाफट से क्लिक हो जाएगा कि असेसी से पर्सन जुड़ा था, यहाँ से असेसमेंट जुड़ा था और असेसमेंट से हम चल रहे हैं इनकम पर। इनकम मतलब क्या होता है वो समझना है। तो हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट की, तो जब तक हम इनकम टैक्स एक्ट में इनकम की मतलब नहीं समझेंगे तब तक हम हमारा इनकम टैक्स एक्ट का डिस्कशन शुरू ही नहीं कर सकते। बेसिकली रीजन क्या है, जब तक किसी चीज को इनकम टैक्स एक्ट में इनकम नहीं माना जा सकता तब तक उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट कैसे करेंगे। सो यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं कि इनकम की डेफिनेशन में क्या क्या आता है। अब जब हमने शुरू में बात करी हर डेफिनेशन या तो इंक्लूसिव हो सकती है या तो एग्जॉस्टिव हो सकती है। तो इनकम की डेफिनेशन शुरू होती है इनकम इंक्लूड्स, मतलब डिपार्टमेंट ने जो लिस्ट दे रखी है इसके अलावा भी अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने पैसा कमाया है तो डिपार्टमेंट टैक्स ले सकता है। तो उन्होंने अपना परव्यू छोटा नहीं रखा है, बहुत ब्रॉड रखा है। इसका एक और रीजन है कि अगर आप लिस्ट बना दो कि ये सारी इनकम्स के ऊपर टैक्स लगना है तो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि हर इनकम को लिस्ट में इंक्लूड किया जाए। मतलब अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो आप इतने तरीकों से पैसा कमा सकते हो, इतनी अलग अलग तरीके की आपकी इनकम्स हो सकती है। तो डिपार्टमेंट ने बोला कि हम लिस्ट बनाएंगे और फिर उसके बाहर कोई और इनकम होने लगी तो हमारा तो राइट खत्म हो जाएगा। सो यहाँ पर डिपार्टमेंट ने जो डेफिनेशन शुरू करी है वो क्या शुरू करी है, इनकम इंक्लूड्स, और फिर आपको एक लिस्ट दे रखी है, दैट इज बेसिकली इनकम इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन, यह हमको ध्यान में रखना है। और वहां पर जो लिस्ट दी है उसके अलावा भी अगर कोई और आपको इनकम होती है तो डिपार्टमेंट उसको टैक्स कर सकता है। सो बेसिकली आप सैलरी कमाते हो, आप प्रॉफिट कमाते हो, बिजनेस करते हो, आपने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, वहां से आपको इंटरेस्ट मिला, मतलब सपोज आपने सेविंग बैंक में पैसा लगाया आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपने एफडी में इन्वेस्ट किया है आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो कोई भी ऐसी जगह जहां से आपको इनकम हो रही है डिपार्टमेंट उसके ऊपर टैक्स लगाने का राइट रखता है। क्योंकि ऐसे इनकम्स अगर एक एक करते पढ़ते चले गए तो थोड़ी सी चीजें बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो डिपार्टमेंट ने क्या करा, सारी इनकम्स को लेकर 5 हेड्स बना दिए जिसके ऊपर हमको एक एक डिटेल में चैप्टर आता रहेगा आगे। सो इनकम को डिवाइड कर दिया गया 5 हेड्स में और हर उस हेड में अलग अलग कंडीशंस हैं, कौन सी हेड में कौन सी इनकम टैक्सेबल रहेगी। सो सबसे पहला जो हेड होता है दैट इज सैलरी, इनकम अंडर द हेड सैलरी। इसके बाद में आपका हेड होता है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। देन यू हैव इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, यानी प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। फिर होता है आपका कैपिटल गेन और लास्टली होता है आपका इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। मतलब आपकी जितनी भी इनकम है उसको इन 5 में से किसी ना किसी हेड में आना जरूरी है। सैलरी मतलब जब आप कहीं पे जॉब करते हो, अगर आपका एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है सैलरी इनकम आएगा। घर से इनकम इन द सेंस घर बेचने से नहीं, घर के ऊपर किराया वगैरह अगर आपको मिल रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी से होती इनकम को कहाँ डाला जाता है, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, पीजीबीपी इज बेसिकली अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो या आप कोई प्रोफेशन कर रहे हो, मतलब सपोज अब आप जैसे ही फटाफट सीएस बन जाएंगे तो अगर आप प्रैक्टिसिंग सीएस बनते हो और अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो क्या हो जाएगा, आपकी जो भी प्रोफेशनल इनकम रहेगी, क्योंकि हम प्रोफेशनल्स हैं, सीएस हम लोग सब प्रोफेशनल्स होते हैं, तो हम लोगों की जो भी प्रैक्टिस की इनकम होगी वो कहाँ पर चली जाएगी, पीजीबीपी में चली जाएगी।
कैपिटल गेन इज बेसिकली जब आपको किसी कैपिटल असेट के कारण प्रॉफिट होता है, जैसे कि आपने आपका घर बेच दिया या आपने ऑफिस बेच दिया, तो आपका जो कैपिटल गेन है वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो जब कोई कैपिटल असेट बेची जाती है तो कैपिटल गेन। लास्टली अदर सोर्सेस, जिसमें कुछ स्पेसिफिक इनकम्स आती हैं, बाकी उसे खाली छोड़ दिया है डिपार्टमेंट ने कि जो कहीं और नहीं आ सकते वो कहाँ आ जाएंगे, अदर सोर्सेज में आ जाएंगे। सो बेसिकली दीज आर द हेड्स ऑफ इनकम। हर एक पे एक चैप्टर है तो हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, सारे एक एक करके समझते चले जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि इनकम की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड किया जा सकता है। तो मोस्टली जो डेफिनेशन में चीजें आती हैं वो रेवेन्यू नेचर की इनकम होती है, मतलब मोस्टली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है वो रेवेन्यू नेचर की इनकम पर टैक्स लगाता है। लेकिन अगेन ऐसा जरूरी नहीं है कि रेवेन्यू ही है तो ही उसके ऊपर टैक्स लगेगा। बहुत सारी कैजुअल इनकम्स हैं जिनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, बहुत सारी कैपिटल नेचर की इनकम्स हैं जिनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। तो कैपिटल नेचर की इनकम मतलब क्या होता है, तो ऐसी इनकम जो आपको कभी कभार अराइज होती है, जैसे अपन ने बात करी कि आपने आपका घर बेच दिया। क्या ये कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है आपके लिए? नहीं। क्या हम रोज हमारा घर बेचने का बिजनेस है क्या? नहीं। तो ऐसी इनकम्स कैपिटल नेचर की होती हैं जो आपकी फिक्स्ड कैपिटल से रिलेटेड होती हैं बेसिकली। अगर आपकी सर्कुलेटिंग कैपिटल से रिलेटेड इनकम्स हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? रेवेन्यू नेचर की इनकम कहा जाता है। सिमिलरली कोई भी ऐसा इनकम जो कि आपको आपके बिजनेस से होता है, मतलब अगर आपका रेगुलर वही बिजनेस है तो फिर उसे रेवेन्यू इनकम माना जाएगा। अगर वो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो फिर वो रेवेन्यू के स्कोप में नहीं आता, वो कहाँ चला जाता है? कैपिटल के स्कोप में चला जाता है, कैपिटल इनकम के स्कोप में चला जाता है। इसी के साथ अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीजें एप्लीकेबल रहेंगी, मतलब जैसे असेसी टू असेसी चीजें डिफाइन होंगी। तो कैपिटल रेवेन्यू के बीच में कोई ऐसा करेक्ट डिस्क्रिप्शन तो आप नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ कुछ बेसिक कंडीशंस दी हुई है जो हमने बात करी, जिन्हें ध्यान में रखना है आपको बाइफरकेट करते वक्त कि कौन सी इनकम कैपिटल है, कौन सी इनकम रेवेन्यू है। पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। अगर मेरा घर बेचने का बिजनेस है तो मेरे लिए वो रेवेन्यू इनकम है। अगर आपके लिए नहीं है, आपने आपका कभी कभार एक घर बेचा है, आप प्रैक्टिकली घर बेचने के बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो, तो फिर आपके लिए ये बिजनेस इनकम रेवेन्यू इनकम नहीं मानी जाएगी। सो डिपेंड करेगा सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, हमको हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। इसी के साथ साथ जो भी इनकम आपको हो रही है उसमें कैजुअल इनकम्स को भी टैक्सेबल किया जा सकता है। कैजुअल मतलब अगेन जो कि रेकरिंग नहीं है, जरूरी नहीं कि हर दिन होगी। जैसे कि कैजुअल इनकम कौन सी होगी, एग्जांपल लॉटरी इनकम, आपने लॉटरी का टिकट खरीदा और आपकी लॉटरी लग गई, तो अब ये कोई रेगुलर इनकम मानी जा सकती है क्या? नहीं। मोस्टली कोशिश तो हम करेंगे कि लग जाए, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। डिपेंड्स ऑन द लक कि आपको लगेगा नहीं लगेगा। तो इन चीजों को कैजुअल इनकम्स कहा जाता है, जो कैजुअली कभी कभार अराइज होती है आपको। सो बेसिकली ऐसे स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस भी हैं जो अलग अलग हेड्स में आते जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इन जनरल आपको ये सब प्रोविजंस इनकम से रिलेटेड ध्यान में रखने हैं। अब इनकम के साथ ही हम हमारी आज की लास्ट डेफिनेशन पर चलेंगे। इनकम आप कमाते हो और उसके ऊपर टैक्स पे करते हो, सिंपल सी बात, वही इनकम टैक्स है कि इनकम कमाओ उसके ऊपर टैक्स पे करना है आपको। सो बेसिकली इनकम जो कमाई जाती है वो कब कमाई जाएगी और कब उस पर टैक्स दिया जाएगा, ये हम लास्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेसमेंट ईयर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बातें वापस ध्यान रखेंगे जो नॉर्मली हम भूल जाते हैं ध्यान रखना। सबसे पहली चीज तो एक कॉमन कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि अगर आपको टैक्स पे करना है तो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप उसी साल का टैक्स पे कर दो। तो इसीलिए डिपार्टमेंट ने दो अलग अलग चीजें बोली। पहला बोला प्रीवियस ईयर, दूसरा बोला असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर में बोला कि ये वो साल है जहां पर आप पैसा कमा रहे हो, आप साल भर आराम से पैसा कमाओ, जहां जहां से आपको पैसा कमाना है कमाओ। जैसे ही आपका 31 मार्च कंप्लीट हो जाएगा, आपका जो नेक्स्ट ईयर शुरू होगा वो रहेगा असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर मतलब जिस साल में आपकी इनकम असेस करी जाएगी। अभी पढ़ा अपन ने, असेसमेंट मतलब असेस करी जाएगी, मतलब आपकी इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा और आपको पैसा देना पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर अगर है 1920 तो असेसमेंट ईयर अगला साल हो जाएगा, दैट इज 2021। तो 19-20 में आराम से पैसा कमाओ और फिर 20-21 में क्या करना है, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है। अब हमारे असेसमेंट ईयर मतलब हमारे अटेम्प्ट के लिए जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है वो कौन सा है, 2021।
और कौन से प्रीवियस ईयर से जुड़े क्वेश्चंस आएंगे हम लोगों को, तो प्रीवियस ईयर 1920 के प्रोविजन से जुड़े हुए क्वेश्चंस आएंगे। असेसमेंट ईयर 2021 के लिए हम जो फाइनेंस एक्ट पढ़ेंगे, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात करी कि हर साल की फाइनेंस एक्ट रिलीज करी जाती है, तो हम जो फाइनेंस एक्ट पढ़ेंगे वो रहेगी फाइनेंस एक्ट 19, मतलब हमारे सारे प्रोविजंस किसके हिसाब से एप्लीकेबल रहेंगे, फाइनेंस एक्ट 19 के हिसाब से एप्लीकेबल रहेंगे, जो कि AY 2021 के बारे में बात करती है, जो कि प्रीवियस ईयर 1920 पर एप्लीकेबल रहेगा। अब यहाँ पर दो बातें ध्यान रखनी है, प्रीवियस ईयर वो साल होता है जब आप पैसा कमाते हो, असेसमेंट ईयर वो साल होता है जब आप इस पर टैक्स देते हो। असेसमेंट ईयर इज ऑलवेज ऑफ 12 मंथ्स। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में और बच्चे कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सो असेसमेंट ईयर विल ऑलवेज बी ऑफ 12 मंथ्स, बट प्रीवियस ईयर में नॉट ऑलवेज बी ऑफ 12 मंथ्स। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आपने साल के बीच में बिजनेस शुरू किया या आपने साल के बीच में जॉब शुरू करी है, तो आपका जब से बिजनेस शुरू हुआ तब से आप उस इनकम के अंडर असेसेबल हुए हो। तो हो सकता है आपने बिजनेस जुलाई में शुरू किया, अगस्त में शुरू किया, दिसंबर में शुरू किया, तो प्रीवियस ईयर तो कम पीरियड का हो सकता है, लेकिन असेसमेंट ईयर कभी भी कम पीरियड का नहीं होगा। तो ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं कभी कभी कि can the previous year be of less than 12 months, या the previous year is of a period, option A 12 months, option B 12 months or more, option B 12 months or less, option D none of the above। तो हम क्या करके आ जाते हैं 12 months, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या होता है 1920 मतलब 12 महीने, पर हर एसएससी के लिए एप्लीकेबल हो जरूरी है क्या? नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो इट कैन बी ऑफ 12 months और लेस, लेकिन असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का रहेगा। अब जनरल रूल क्या बना हमारा कि इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर विल बी असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर में आप जो भी इनकम कमाते हो वो असेसमेंट ईयर में टैक्स करी जाएगी, लेकिन wherever there is a general rule there is exception। कोई भी जनरल रूल है अगर, तो उसके एक्सेप्शंस तो आएंगे ही आएंगे। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर वाला जो कंडीशन है, मतलब कि जिस साल की इनकम है उसके अगले साल आपको टैक्स देना है, दिस इज द जनरल रूल। क्या इसके कोई एक्सेप्शंस होते हैं? सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्या रहेगा, जो आज हमारे इसी से रिलेटेड है, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर से, कि क्या ऐसी कोई कंडीशंस होती हैं जिनमें प्रीवियस ईयर की इनकम को उसी साल या किसी और साल में टैक्स किया जाता है, असेसमेंट ईयर में टैक्स नहीं किया जाता है। सो मूविंग ऑन टू दी एक्सेप्शंस टू दी जनरल रूल। चलिए, सो आज के लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक दैट इज एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल। ऐसे केसेस जिसमें आपकी प्रीवियस ईयर की इनकम उसी पर्टिकुलर ईयर में टैक्सेबल करी जाएगी। पहला, शिपिंग बिजनेस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट। अगर कोई नॉन रेसिडेंट है, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट कौन होते हैं, क्या होता है, ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब कल का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग ये समझेंगे कि रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट क्या होता है। तो अगर कोई नॉन रेसिडेंट है और उसका शिपिंग बिजनेस है, तो जब वो इंडिया से जा रहा है, क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट है तो उसके वापस आने के चांसेस कम होते हैं। जब वो इंडिया से जा रहा है अपनी शिप्स लेकर, तो तभी उससे टैक्स भरवा लिया जाता है कि कल को वापस नहीं आया तो क्या करेंगे। पर्सन्स लिविंग इंडिया, अगर डिपार्टमेंट को लग रहा है कि पर्सन जो है वो इंडिया छोड़कर जा रहा है और वापस आने के चांसेस नहीं है, तो जब तक वो इस साल इंडिया में था तब तक की इनकम पे अभी टैक्स लिया जा सकता है। AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स फॉर्म्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए फॉर्म हुए और डिसॉल्व हो रहे हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो इसी साल जब वो डिसॉल्व हो रहे हैं तभी उनकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके हिसाब बराबर कर दिया जाएगा कि अब बाद में कभी ढूंढेंगे कौन कहाँ गया कौन कहाँ गया। तो अभी बिजनेस बंद हो रहा है, अभी के अभी क्या कर लो, पैसे लेके खत्म करो। Persons likely to transfer property to avoid tax, अगर डिपार्टमेंट को लग रहा है कि मैं मेरी प्रॉपर्टी बेच रही हूँ इस इंटेंशन से कि आगे चल के अगर होता है तो मेरा टैक्स अवॉइड करने के इंटेंशन से मैं प्रॉपर्टी बेच रही हूँ, तो मैंने कोई ऐसे तरीके से सेल अरेंज करी है कि वो टैक्स जो है वो मैं अवॉइड कर रही हूँ, कुछ गलत तरीके से हो सकता है। तो डिपार्टमेंट को अगर लगा कि रुक गए अगर अगले साल तक, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर तक, तो टैक्स का नुकसान हो जाएगा, डिपार्टमेंट का नुकसान हो जाएगा, तो क्या कर दिया डिपार्टमेंट ने, अभी ही उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट कर लिया।
और डिसकंटिन्यूड बिजनेस, अगेन अगर कोई बिजनेस बंद हो रहा है तो अगर डिपार्टमेंट को लग रहा है कि रुकने में दिक्कत है तो डिपार्टमेंट अभी ही उसका असेसमेंट कर सकता है। सो बेसिकली ये वो केसेस हैं जब आपकी इनकम उसी प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होती है, आप असेसमेंट ईयर तक नहीं रुकते हो। अगर हम ब्रॉडली देखें तो पांचों ही केसेस में डिपार्टमेंट को तभी ये एप्लीकेबिलिटी आती है जब डिपार्टमेंट को लग रहा है कि अगर हम रुक गए तो हो सकता है कि हम अब इस पर्सन से टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाए, तो डिपार्टमेंट बोलता है अभी लेके खत्म करो। सो दीज आर दी एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल, जिसमें प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल रहेगी। सो विद दिस टुडे वी हैव डिस्कस्ड मोस्ट ऑफ द बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। अब हम लोगों को इनकम टैक्स क्या है, डेफिनेशंस, ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं। कल से हम लोग कंप्यूटेशन के ऊपर चलेंगे, मतलब अलग अलग पर्सन्स पे टैक्स कैसे निकाला जाता है, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट क्या होता है, वो सारी चीजों पे डिस्कशन शुरू करेंगे। इसके अलावा अगर आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है या इन जनरल आपको बैच से रिलेटेड कोई भी बात है करनी है, डाउट्स है कुछ भी, तो यू कैन फील फ्री टू टॉक, देयर इज नो इश्यू एट ऑल। और इसके साथ जो जो अमेंडमेंट्स आपके लिए एप्लीकेबल हैं, जो रिलीज हो चुके हैं इंस्टीट्यूट्स की तरफ से, तो वो हम साथ के साथ ही टॉपिक के साथ पढ़ते जाएंगे ताकि आप लोगों को वहीं के वहीं आप नोट करते जाओ। एंड अलग से एक अमेंडमेंट का भी मैं लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी ताकि अगर आप लोगों को एक साथ देखना है कि क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं तो आप लोगों को वो भी इजी रहेगा। सो गो थ्रू द प्रोविजंस एंड फील फ्री टू आस्क फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट्स। ऑल द बेस्ट।